न्यूक्लियर एनर्जी पर बनाई गई मेरी पिछली वीडियो से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सेंसिबल लोगों के कमेंट आएंगे, तो मैंने सोचा कि अब इस चीज़ का रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, और ऐसे चैलेंजेस ही तो पसंद आते हैं, नहीं तो बेवकूफ़ वाले कमेंट आए उसमें कहाँ मजा आता है। ऐसा करता हूँ, जिन लोगों के कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए उन लोगों के कमेंट्स में यहाँ लगा देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये लंबा चौड़ा कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनका मैं एक एक करके जवाब देने वाला हूँ। इन्होंने बताया कि ही इज़ एन इंजीनियर इन नरोरा न्यूक्लियर प्लांट, और ये रीजंस बताते हैं क्यों हमें न्यूक्लियर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने पहला रीज़न दिया है कि इसे बनने में ही 20 साल लगते हैं और इतना महंगा पड़ जाता है कि कर्जे में डूब जाएगी सरकार जब तक ये पूरा बनकर तैयार होगा। एक न्यूक्लियर प्लांट ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, उसके लिए जो कर्ज होएगा उसकी किश्तें चुकाते चुकाते हमारी पुश्तें निकल जाएगी। और वहीं जो दूसरी ओर जो सोलर प्लांट होते हैं वो बहुत ही सस्ते हुआ करते हैं, और साथ ही साथ वो अगले दिन से एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। बेशक 8 घंटे दें, लेकिन ये अच्छा ना कि 8 घंटे तक एनर्जी मिलने लग रही है, बजाय कि इसके कि हमें एनर्जी मिले 20 साल बाद। बात तो बिल्कुल सही कही, और मैं इससे बिल्कुल एग्री भी करता हूँ, क्योंकि वेस्ट में भी देखा जाए तो कई सारे अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट्स अब बंद होने लग रहे हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नए बनाने की कॉस्ट तो और ज़्यादा है अगर सेम टेक्नोलॉजी से बनाया जाए तो। लेकिन देखा जाए तो चीज़ें सस्ती कब बना करती है, जब उसकी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती है, जब उसको बड़े स्केल पर बनाया जाता है, उसी से ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट की जाती है, और इससे ये धीरे धीरे सस्ता होता जाएगा। फ्यूचर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा सस्ती होगी, और वैसे अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसी चीज़ के बारे में सोच सकें, हमें जल्दी से जल्दी ये प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ के लिए कर्जा आपको मिल जाया करता है बाहर से आराम से। रशिया से हमें आराम से कर्जा मिला पिछले दिनों, अब भी मिल जाएगा। और दूसरी एक अहम बात, अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो मैंने उसमें कहा था कि गवर्नमेंट क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह ले। मतलब अभी गवर्नमेंट ने अपने सर पे ये उठा रखा है कि हाँ, हम 51% इक्विटी रखेंगे जो भी न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आना चाहती है तो भी। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ कि 51% की 100% ही प्राइवेट हाथ में, तो आपके रेगुलेटरी मेजर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वहां पर कुछ गलती की गुंजाइश ही ना हो। गलती भी आजकल होना बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इस हद तक बढ़ चुकी है कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुआ करते। हत्ता कि फुकुशिमा का जो इंसिडेंट हम बोलते हैं वो भी एक कैटास्ट्रॉफी थी, क्योंकि सुनामी आई थी जो वंस इन अ सेंचुरी आया करती है। उसमें भी ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि कोई भी डेथ, तमाम अमवात में से एक भी मौत न्यूक्लियर इंसिडेंट की वजह से नहीं हुई, रेडिएशन की वजह से नहीं हुई। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सेफ बन चुका है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आगे ये लिखते हैं कि द वे यू सेड इंडिया शुड बिल्ड 500 और 1000 प्लांट्स, इट शोज दैट यू आर स्टिल अ चाइल्ड। मैं 18 साल का ही बॉस। देखो, इस वीडियो को हमें इस तरह से देखना ही नहीं चाहिए कि न्यूक्लियर वर्सेस सोलर की बात हो रही है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होता जो 100% एक एनर्जी पर चले। वो कोई भी अच्छा मूव नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फूलिश एक्ट होगा कि 100% एनर्जी एक ही सोर्स से आ रही है। लेकिन अगर आपको अच्छे सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, और वो भी रेन्यूएबल या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि न्यूक्लियर इज नॉट रेन्यूएबल, तो फिर आपको कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और न्यूक्लियर का शेयर उसमें बहुत ही कम है। अगर 22% भी करना है तो फिर तो 500 न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो चाहिए ना। और मैंने कहा कि एक ही बार में सब कमीशन कर दो। पहले में 25 करोड़ किसी प्राइवेट कंपनी को बोलो कि हमें हाँ चाहिए, अगले 3 साल में 20 बना कर दो, या फिर कितने मिनिमम नंबर। ये आपको प्लान्स बांटने पड़ेंगे कि आपका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। बहुत सोच समझ कर एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्विक, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इससे टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज से। आगे ये लिखते हैं कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, दीज प्लांट्स हैव द पावर टू ड्राई अप रिवर्स, एंड एज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग द वाटर लेवल इन द रिवर्स विल नॉट बी देयर, विच यूज्ड टू बी द केस व्हेन दे वर डिजाइन। और बाकी जो लिखते हैं वो आप खुद पढ़ रहे हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी सारे रिवर्स ड्राई होने लग रही है। तो इसका जवाब ये है कि देखो, हाँ ये प्रॉब्लम तो है। जो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जो फ्रेश वाटर है वो एक कूलेंट की तरह यूज़ हुआ करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और ज़्यादा अच्छे समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ये वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। पिछली बार भी मैंने कई वीडियोज़ के लिंक डाले थे, अगर किसी ने देखे हो तो मुझे पता नहीं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक होंगे। और देखो क्या होता है कि हाँ, ये फ्रेश वाटर यूज़ तो हुआ करता है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इसका हीट रेजिड्यू है न्यूक्लियर का, उसको डीसैलिनेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है वाटर की, सी वाटर के। और यहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट में लिखा भी है यहाँ पे कि हमें ये सीज के पास ज़्यादा लगाना चाहिए, सी और ओशन के पास, कि ये रिवर ड्राई अप हो जाएगी इंडिया की। वैसे भी हमारे नदियों की हालत बहुत खस्ता है जो जितनी भी दरियाएँ हैं हमारे, तो इसीलिए इनको अगर सी के पास लगाना चाहिए, या फिर दरिया और समंदर के संगम के पास लगाना चाहिए, जहाँ पर एक बार के लिए हमें फ्रेश वाटर भी मिल जाए। लेकिन जो डीसैलिनेशन से जो हमें पानी मिलता है
उसको भी फिर हम फ्रेश वाटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर कूलेंट के लिए। अभी लास्ट में इन्होंने फ्रांस का एग्जांपल लिया है और यूँ बता रहे कि वहाँ पर कैसे शट डाउन होने लग रहे न्यूक्लियर प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पर भी रिवर टाई अप हो रही है। तो देखो अभी मेरे को याद है कुछ टाइम पहले ना जर्मनी का भी एग्जांपल लिया जा रहा था कि जर्मनी में काफ़ी सारे न्यूक्लियर प्लांट शट डाउन हो रहे हैं, जर्मनी दूसरी एनर्जी नीड्स की तरफ भागने लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो वो कर रहे हैं वो उनको हम कॉपी करने लग जाएं। जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट शट किया और अब कुछ महीनों बाद उसको फिर से खोलने पड़े, कि वो कोई स्मार्ट मूव नहीं था। यूँ थोड़ा कि गोरे लोग जो भी करेंगे वो वही ठीक होगा। और बात रही फ्रांस की, तो फिर मैं फ्रांस से आए हुए एक इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट नितिंदर सिंह का जिक्र ज़रूर करूँगा। इनका वाद पे बहुत अच्छा पॉडकास्ट आया था। वाद वैसे अच्छा चैनल है, बहुत ज़्यादा इनके पॉडकास्ट बहुत ही डीप हुआ करते हैं। तो डू वॉच हिज पॉडकास्ट, मैं लिंक यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट इनका पॉइंट है कि अगर भारत के ऊपर कभी जंग होती है तो फिर सबसे पहले ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही टारगेट किए जाएंगे। मतलब खुदा ना करे कि अगर कभी जंग होती है तो सबसे पहले यहाँ पर लोग बम बरसा देंगे दूसरे मुल्क वाले, जिससे यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर आ सकता है। फर्दर ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उससे हमारी जो दरियाएं हैं वो भर जाएंगी, और जो हमारा पावर ग्रिड सिस्टम है वो भी पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। हम तो पूरी तरह न्यूक्लियर पे डिपेंडेंट होंगे और इससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा अगर कभी जंग हो जाए तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो एक सोर्स है उसके ऊपर हम पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते एनर्जी के एक सोर्स पे, वो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और दूसरा कि अगर जंग हो जाए तो क्या, देखो उसके लिए तो आपको डिफेंस में प्लान बनाना पड़ता है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस चीज़ पर मैं भी नहीं कहूँगा, इस चीज़ को मैं एक वैलिड पॉइंट के तौर पर देख लेता हूँ। हर एनर्जी के अपने अपने क्रिटिसिज्म होते हैं। अगला पॉइंट है, एंड द एक्सपेंसिव फॉर द स्टाफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट आर वेरी एक्सपेंसिव एंड सच इंटेलिजेंट पीपल आर वेरी रेयर इन आवर कंट्री एंड दोज हु टेक इंटरेस्ट इन वर्किंग इन अ प्लेस वेयर अ स्मॉल मिस्टेक कैन टर्न देम इनटू वेपर्स, देयरफॉर वेरी फ्यू पीपल वांट टू वर्क एट सच प्लेस ड्यू टू व्हिच द फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस लॉट। हाँ ये तो है। जो इस कमेंट को मैं दो सेक्शन में बांटूंगा। देखो एक चीज़ तो है कि हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी है जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, सिर्फ न्यूक्लियर इंडस्ट्री में नहीं हर जगह। यहाँ तक कि TCS में भी 8,000 वैकेंसीज खाली पड़ी, लेकिन उनको भरने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे कि लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है। IITs में भी स्किल नहीं मिलने लग रही आजकल, जब भी तो उनकी जो 100% प्लेसमेंट वाली जो चीज़ थी वो फेल कर गई है। और जब आपके पास क्वालिटी इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे, जब आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं किया R&D में और एजुकेशन में, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके यहाँ पर बेरोजगारी ना हो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको हर चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो मुल्क है ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और डिफेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा लेकिन उनके रेगुलेटरी मेजर्स हटाने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स का राज हटाना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ का एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली बन सके। और इसी पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहेगा कि ज़रा सी मिस्टेक जो वहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है उनको भाप में बदल सकती है, कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। और इसको मैं 5वें पॉइंट से कनेक्ट करके देखूंगा कि इन्होंने कहा है कि वैसे इस चीज़ पे मैं ज़्यादा ना कमेंट करूँ तो ये बेहतर रहेगा कि नीदर आई एम एन इंजीनियर नो डू आई बिलोंग टू दिस फील्ड। तो आई विल हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज 2 पॉडकास्ट फ्रॉम वाद। तो मैं इसको कमेंट में लिंक कर दूंगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट की 100 मेगावाट्स की है, लेकिन जो डिमांड है वो सिर्फ 80 मेगावाट्स की रह जाती है किसी सर्कमस्टांस की वजह से, तो उस टाइम पर जो बची हुई एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको स्टोर कर उसको कूल डाउन करने के लिए जो वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, चेन रिएक्शन हो रहा है, हमें काफ़ी सारे फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर नहीं किया तो फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ऐसा धमाका हो सकता है कि वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बन सकता है। और जापान में भी कुछ ऐसी ही चीज़ हुई थी, सिमिलर बट नॉट द सेम। तो देखो मैंने पहले बताया कि जापान में न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई थी थैंकफुली, वो सुनामी का इफेक्ट था फुकुशिमा में। और जो दूसरी बात की न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने सेफ होते हैं कितने नहीं, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन स्टिल गिव लिंक ऑफ दीज 2 पॉडकास्ट एंड रिकमेंड वॉचिंग देम। 6 पॉइंट इज सिमिलर बट नॉट द सेम। मैं कहूँगा आप ये खुद पढ़ लो और मैं इसको आंसर नहीं करूँगा कि मैं पहले भी इसी का बार बार आंसर कर चुका हूँ। 7th पॉइंट ये है कि as one man died childhood and youth listening to the stories of thorium power plant and nothing has happened yet। तो देखो थोरियम पावर प्लांट अभी तक हमारे पास क्यों नहीं बना, ये वैसे बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने, थैंक यू। होमी भाभा ने हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, हम उसके 1st से 2nd स्टेज में अब पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें 50 साल क्यों लग गए वहाँ तक पहुँचने में, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। याद है मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमने 74 में सबसे पहली बार पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। लेकिन जब हम कोई पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर देते हैं तो
वी आर जस्ट अबाउट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। ये हर कंट्री में ऐसा ही होता है कि अगर आपने एक बार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो सब लोग समझ जाते हैं कि आप बस न्यूक्लियर पावर बनने ही वाले हैं। और इसीलिए दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगाए। हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के मेंबर नहीं बन पाए, इसलिए हमें यूरेनियम भी नहीं मिलता था। और ये बात हम पहली समझ चुके थे, तो फिर इसलिए हमने सोच रखा था कि हमने थोरियम का प्लांट बनाना है ताकि हम थोड़े यूरेनियम में बार बार उसको यूज़ कर सकें। यूँ तो हमने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1956 में बना लिया था, जिसका नाम अप्सरा था। और 69 में हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था होमी जहांगीर बाबा से। और उनको भी अंदाज़ा लग गया था कि जब हम पहली बार न्यूक्लियर धमाका करेंगे तो फिर दुनिया ऐसे नखरे दिखाएगी। तो फिर इन्होंने ये प्लान पूरा कर लिया था कि हमने कैसे कैसे स्टेजेस आगे बढ़ानी है। और जब हमने पहली बार धमाका किया तो फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस काफ़ी लगे। नहीं तो उससे पहले तो ब्रिटेन से न्यूक्लियर फ्यूल आया था उसके लिए, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। पर उसके बाद हमारे पास इतने सैंक्शन लगे कि हमें भीख मांगनी पड़ती रशिया से, मंगोलिया से, कनाडा से न्यूक्लियर फ्यूल लेने के लिए। और हमारे पास इतना फ्यूल नहीं होता था, यूरेनियम नहीं होता था कि हम इनफ प्लूटोनियम जनरेट कर सके थोरियम बेस्ड प्लांट बनाने के लिए, जिसको फास्ट बिल्डर रिएक्टर भी कहा जाता है। और जब 2003 में फिर हमने वापस सोचा कि हाँ अब हमें ये सेकंड स्टेज में एंटर करना चाहिए, तब तक जिन साइंटिस्ट को ट्रेन किया गया था इस काम के लिए उनके रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था, वो भी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। तो फिर इस काम को करने में इतने ज़्यादा साल लग गए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो अब तक नहीं हुआ आगे नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम यूँ सोचते हैं कि इंडिया का भी $500 की इकोनॉमी हुआ करता था, $500 पर ईयर वाली, आज 2000 है। कि हमने 1991 में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया ना, तो उसी तरह अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जो अब नहीं हुआ ये थोड़ा कि आगे तक नहीं होगा। फिर यूँ लास्ट में कहते हैं कि इन टेक्नोलॉजी में यानी थर्मल और सोलर पावर में बहुत कम चांस है किसी भी एक्सीडेंट होने का। तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि न्यूक्लियर में भी अब बहुत कम चांस हो चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। हमारे यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जिसमें आप भी काम करते होंगे शायद, वो बहुत पुराने हैं। आज के टाइम पे तो अलग अलग तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स आने लग रहे हैं। जैसे हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर अलग होता है, लाइट वाटर अलग होता है। आपको एक बार के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कराना पड़ेगा वैसे, लेकिन उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करना भी सीखना पड़ेगा, जो हम कभी भी नहीं कर पाते। डिफेंस में कितना कर लिया हमने, एक बार भी नहीं किया। अगला कमेंट वंदे मातरम की ओर से, जाहिर तौर पर इनका नाम तो नहीं होगा, कि हम लोग कोल की जगह एथनॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते पावर जनरेशन के लिए। इससे इंडिया में एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, जो कि पेट्रोल का अल्टरनेटिव है के तौर पर भी काम आ सकती है। कोल जला के हम स्टीम इंजन जनरेट यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसकी जगह एथनॉल बेस्ड जनरेटर का निर्माण किया जाए। तो ये जो आपने पॉइंट उठाया है, मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूं कि एथनॉल जो है वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को, स्पेशली मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को शीर्षासन कराने की ताकत रखता है। क्योंकि अगर एथनॉल का काम आता है तो फिर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल की। पिछले साल नितिन गडकरी और से बहुत बात हुई एथनॉल बॉन्डिंग की, पेट्रोल के एथनॉल बॉन्डिंग करने की, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल की नीड्स भी कम होंगी। लेकिन you have to make sure that you are not using your land to generate electricity। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल जनरेट करने के लिए अगर आप अपनी ज़मीन को यूज़ करते हो तो फिर वो कोई स्मार्ट मूव नहीं होगा। एथनॉल को हम इस तरह यूज़ करें कि वो खेत में से जो वेस्ट निकलता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत क्लीन एनर्जी है। इसमें जितना फ्यूल लगता है उतनी ही एनर्जी वापस आती है हमें। और ये खुद में एक अलग वीडियो का टॉपिक है, इसके बारे में किसी और दिन बात करूँगा मैं। लेकिन फिलहाल मेरा ये मानना है कि कोल की जगह हम इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कार्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑटोमोबाइल हैं उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पावर जनरेशन के लिए नहीं। इस कमेंट पे एक कमेंट आया जिस पर मेरी नज़र पड़ी, भाई गोबर गैस प्लांट भी एकदम देसी टेक्निक है जिसे हम भूल गए हैं। प्लास्टिक पेरोलिसिस भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। प्लास्टिक पेरोलिसिस के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, गोबर गैस के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, गोबर गैस फेल्ड मिजरेबली इन इंडिया बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, जिसकी अभी मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको ज़्यादा तफसील से इसकी अलग वीडियो बन सकती है। अगर कोई मेरे को कमेंट करे तो मैं उस पर बना दूंगा। लेकिन जो एक बार आप सोच कर देखो कि गोबर गैस जो सोल्यूशन होगा वो ज़्यादातर रूरल एरिया पे बेस्ड होगा। अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रो करना है तो आपको अर्बन की तरफ जाना पड़ेगा। हम भी ज़्यादा अर्बन, इंडिया भी ज़्यादा अर्बन होने लग रहा है। ज़्यादा इंडिया आज के टाइम में शहरों में बसता है। अभी तक सही से सर्वे भी नहीं हुआ कि हमारी कितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन शहरों में रह रही है गाँव के बजाय। हम यूँ सोचते हैं कि हम ग्रामीण देश हैं। तो मेरा मानना है कि गोबर गैस को कुछ हद तक रूरल एरियाज को बिजली सप्लाई करने के लिए, वहाँ की लोकल डिमांड्स को मैच करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इंडिया को एज अ होल इस पर डिपेंडेंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा शहरी इकॉनमी बनने वाले इंडिया
थैंकफुली, कि अगर हम ग्रामीण रह जाएंगे तो फिर हम पिछड़े ही रह जाएंगे, देहाती इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती कभी भी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।